हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि अब रेगुलर वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज सेकंड डे है और सेकंड वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो जो है ये फर्स्ट वीडियो है सेकंड नंबर सीरीज की। ठीक है। और ये जो सीरीज होने वाली है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज है। ठीक है। इसका मैंने जो नाम रखा है वो है ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का क्या मतलब है, अब ये आप सर्च करके देख लेना अपने आप। ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है। आपने फिजिक्स की देख ली, फिजिक्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। आपने वीडियो भी देख ली, अब देखो इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली है। सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि आपको पता है कि आपको कोई नोट्स लिखवा देता है या फिर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो। तो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि आपको सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो किसको आपको स्किप करना है और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। एक तो मैं ये बताते हुए चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे फ्यूचर में। ये सब चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इस चीज में। दूसरी चीज कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को, उन पोर्शंस को भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाकी चीज छोड़ो, ये इसको तो पक्का करके जाना। ठीक है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई ट्रिक बन सकती है या फिर मैंने कोई बनाया है ट्रिक याद रखने का, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है। चौथी चौथी चीज क्या है कि अगर आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको क्रैम तो करना ही पड़ेगा, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा बहुत जगह होती हैं जहाँ पे आप बिना रट्टा मारे उसको कंसेप्चुअली समझ के भी निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट आता है जहाँ पे हम कंसेप्चुअली समझ के उसको निकाल सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। ठीक है। आपको वीडियो जैसी भी लगती है, अच्छी लगी तो वो कमेंट करो, बुरी लगी तो वो कमेंट करो, क्योंकि जैसा मैंने देखा पिछली वीडियो में आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे तो एकदम मजा ही आ गया पढ़ के उसको। तो इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन को आप एकदम भर देना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया सीरीज आगे भी आने वाली है। ठीक है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज जो हम लोग चैप्टर लेके आए हैं वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। तो इसको करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जो मैं, ये मेरी एनसीईआरटी जो मैंने यूज किया है अपने नेट 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो वही एनसीईआरटी मैं लेके आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने हाईलाइट किया वो क्यों किया, क्या उसको याद करना है या नहीं करना है। बहुत जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो अंडरलाइन चीजें भी आपको याद रखनी है या नहीं रखनी है, कितना इंपॉर्टेंट, ये सब मैं बताते हुए चलूंगा आपको वीडियो में। ठीक है। एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है। नोट क्या है कि मैंने इस एनसीईआरटी को हाईलाइट करने से पहले 2-3 बार पढ़ लिया था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को बहुत ऑब्वियस लगी तो मैंने मार्क नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ नई चीज हो। तो क्या करना, आप 2-3 बार एनसीईआरटी को खुद से पढ़ लेना एक बार, सारी चीजों को जो मैंने हाईलाइट नहीं किया उसको भी, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप मार्क कर लेना अपने एनसीईआरटी में, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें मार्क है। ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो मार्क मैंने किया हुआ है, उसकी दिक्कत हो तो। लेकिन पीछे कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार, 1-2 बार तो रीड कर लेना एनसीईआरटी को पूरी की पूरी। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ लिखी है वो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे? डाइहाइड्रोजन H2 के फॉर्म। तो ये क्वेश्चन मैंने इसको ऐसे ही हाईलाइट किया है क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, H के फॉर्म में या H2 के फॉर्म में। तो बहुत सोचते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट एलिमेंट अगर पूछा तो H होगा, लेकिन वो H2 आपको आंसर देना है, उन्होंने एलिमेंटल फॉर्म अगर पूछा है तो। ठीक है। एक यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज यहाँ लिखी है कि जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की वो थोड़ी एम्बिगस है। हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि वो मेटलिक मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है, एल्कली मेटल्स की तरह भी, और हेलोजेंस की तरह भी रिजेंबल करता है। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस। ठीक है। कैसे? अब देखो यहाँ पे ये जो है हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग नोबल गैस हीलियम। ठीक है। ये चीज भी मैंने यहाँ मार्क कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है। आपको बस यहाँ पे अब जनरल एक कहानी की तरह याद रखना है इन चीजों को। अच्छा, उसके बाद क्या देखना है आपको कि एल्कली मेटल्स जो है के तरह हाइड्रोजन कैसे रिजेंबल करता है। तो हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल्स की तरह ही ऑक्साइड, हैलाइड्स और सल्फाइड फॉर्म करता है। ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपको याद इसको नहीं रखनी है। ठीक है। अब क्या है मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अनलाइक एल्कली मेटल्स इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप कंसीडर करते हो तो अब ये एल्कली मेटल्स की तरह कम रिजेंबल करता है, ये हेलोजेंस की तरह ज्यादा रिजेंबल करता है। तो एक यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंसीडर करें तो हाइड्रोजन किससे रिजेंबल कर रहा है, एल्कली मेटल्स या हेलोजन? तो हेलोजन मारोगे आप। ठीक है। यहाँ देख लिया फिर आपने, फिर मैंने यहाँ दिखाया है कि हाइड्रोजन जो है वो बिहेव करता है एल्कली मेटल्स की तरह जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो मतलब ये दिखा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है तो इसलिए ये हेलोजन की तरह बिहेव करेगा।
और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इसलिए एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये मेटलिक कैरेक्टर पोजेस नहीं करता, ठीक है। मेटल्स, एल्कली मेटल्स जो होते हैं मेटलिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो आपका मेटलिक नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि ये मेटलिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेंबल्स मोर विद हैलोजेंस। ये मैंने पहले बता दिया कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी आप कंसीडर करते हो तो वो ज्यादा हैलोजेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेलोजेंस की तरह और कैसे बिहेव करता है ये, बाय फॉर्मिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल। आपको पता है हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फॉर्म में रहता है H2 के फॉर्म में, और सिमिलरली हेलोजेंस भी आपके जितने हैं फ्लोरीन क्लोरीन सारे F2Cl2 के फॉर्म में रहते हैं, तो सारे ये रिजेंबल करें उसकी तरह। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज हाउएवर इन टर्म्स ऑफ, हाँ अब याद क्या रखना है आपको, तो हेलोजन से कैसे अलग है, हेलोजन से ये सिमिलर है क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी सेम है, अलग है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी अभी भी लो है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि H+ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, ठीक है। और इनको इसलिए हम लोग बेस्ट प्लेस कहाँ करते हैं, ग्रुप 1 में नहीं, ग्रुप 1 में नहीं, बेस्ट प्लेस करते हैं इनको सेपरेटली, मतलब कि इनको अलग से पीरियड टेबल से अलग अलग निकाल के रखा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस के बारे में। तो ऑकरेंस अगर देखते हो तो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट है यूनिवर्स में 70%, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है, कितना है, तो 70% है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ चीजें बस मैंने मार्क की, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। उसको मैंने कैसे वो करेंगे, H11 H12 H13 के फॉर्म में हम लोग उसको दिखाएंगे, तो मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। अब जो ड्यूटेरियम है उसको डी भी लिखते हैं, ड्यूटेरियम को टी भी लिखते हैं, ये भी बता दिया। अब इनकी क्या क्या खासियत है ये देख लो। प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन, एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये पी डोमिनेंट फॉर्म है, मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो कौन है, आपका प्रोटियम है। दूसरी चीज ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम क्या है आपका, ये आपका हैवी हाइड्रोजन जिसको बोला जाता है। और ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव होता है, इन तीनों में रेडियो एक्टिव कौन है, तो ट्रिटियम है। ये चीजें आपने ध्यान रखी। इन ये तीनों आपस में फर्क कैसे डिफर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन्स के कारण ये डिफर कर रहे हैं, इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन, ऐसा समझिए चीज। अब अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो ये है कि हैरोल्ड सी यूरे ने क्या डिस्कवर किया था, तो आप बोलोगे मतलब प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम में से क्या डिस्कवर किया था, तो ड्यूटेरियम डिस्कवर किया था। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूटेरियम को किसने डिस्कवर किया था, तो हैरोल्ड सी यूरे ने डिस्कवर किया था। एक ही चीज हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म एचडी। तो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन जो है क्या मोस्टली कंटेन करता है, तो आपको बोलना है कि ड्यूटेरियम कंटेन करता है कितना, 0.0156%। एक तो ये पूछा जा सकता है, और किस फॉर्म में रहता है टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन, तो एचडी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि ट्रिटियम आपका रेडियो एक्टिव है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2021 में कि ये कौन से पार्टिकल्स एमिट करते हैं, तो ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट करते हैं, ठीक है। ये आ चुका है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने के चांस है, अब बस ये टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन है, या फिर जो मैंने बताया आगे, ठीक है। फिर ये टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो आपको याद करना है वो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला ट्रेंड है। आसान है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों पूछे तो उसमें आपको हाइड्रोजन सबसे कम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम लगा देना है। और अगर आपसे ये पूछते हैं एंथैल्पी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, तो वो भी आपका ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, एक ये चीज है इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ बात की। आपको इसमें बस ट्रेंड याद रखना है, वैल्यूज याद नहीं रखनी, ठीक है। ये समझ में आगे चलते हैं। अगले वाले पेज में देखो, आपके यहाँ से एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि सिंस द आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आइसोटोप्स हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो एक स्टेटमेंट तो ये आ सकता है, या फिर एसोसिएशन रीजन आ सकता है। दूसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द ओनली डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन। तो इनमें आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा इनका रेट ऑफ रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग है, ठीक है। ये बस आपको इस पैराग्राफ में याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग रिएक्शन पे। अब देखो रिएक्शंस में बहुत दिक्कत होती है इनऑर्गेनिक की, क्या सब याद रखें, तो मैं बताते जाऊंगा आपको कि इसमें हर रिएक्शन में क्या याद रखना है, क्या छोड़ देना है। तो पहला रिएक्शन जो है वो लेबोरेटरी रिएक्शन है, किसका, डाइहाइड्रोजन के प्रिपरेशन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो रिएक्शन, तो ये दो रिएक्शन देखो दोनों सिंपल है। आपको पता है कि मेटल एसिड्स या बेस के साथ रिएक्ट करके आपके हाइड्रोजन देते हैं। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि ये मेटल है, ये मेटल है, ये एसिड है, ये बेस है, और ये हाइड्रोजन निकल रहा है। इतना रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। आपका बस बच्चा ये और ये। तो आपको देखो इस रिएक्शन में और कुछ याद नहीं रखना है, आपको इस रिएक्शन में बस याद रखना है कि बन क्या रहा है, कि जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है सोडियम जिंकेट। आपको ये नाम और इसका फॉर्मूला याद रखना है, बस यहाँ पे ये याद कर लो, काम हो गया आपका। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इसलिए लिखा है क्योंकि देखो जो आपका ये मेटल है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने बाद में लिखा था, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखो ये रिएक्शन तो काफी कॉमन है कि आप एसिडिफाइड वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो H2+O2 निकलता है,
तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरल चीजें से क्वेश्चन जल्दी नहीं आती। मेन जो क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से आएगा और 4 नंबर रिएक्शन से आएगा। ये क्या है, हाई प्योरिटी 99.95% हाइड्रोजन कैसे बनता है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बनता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाई प्योरिटी कहाँ से बनता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बनता है। अच्छा, उसके बाद जो आपको याद रखना है, ये भी नहीं पूछेंगे कि ब्राइन सॉल्यूशन वाला, ये चीज नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आपको फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। ये जो पूरा पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है इस वाले पैराग्राफ को, ठीक है। अच्छा, कि मीथेन प्लस वाटर गिव्स CO प्लस H2। ये जो CO प्लस H2 वो क्या है, आपका वाटर गैस है, वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन प्लस वाटर या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर करते हो तो आपको क्या मिलता है, CO प्लस H2 मिलता है, जो कि क्या है आपका वाटर गैस है, ठीक है। अब ये जो वाटर गैस है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं मिथनॉल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग इसलिए सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोलते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर गैस को और क्या बोलते हैं, तो सिन गैस बोलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज, अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिन गैस किस किस चीजों से प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है, देखो सीवेज, ठीक है, सॉडस्ट, स्क्रैपवुड और न्यूज़पेपर, इनसे आपका सिन गैस प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब देखो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये रिएक्शन था जिसमें मीथेन प्लस वाटर गिव्स वाटर गैस, यहाँ पे एक है कोल प्लस वाटर गिव्स वाटर गैस। ये जो कोल प्लस वाटर वाला रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल, कोल से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर गैस या फिर सिन गैस बना रहे हैं, उसको कोल गैसिफिकेशन बोल रहे हैं। अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो अगर आपको यहाँ तो H2 निकला है, अगर आपको H2 और निकालना है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आपका क्या तरीका है, आपके पास है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, इससे हम लोग हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हम लोग के पास जो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकला है, CO जो निकला है, उसको हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, H2 के साथ, तो आपका क्या है, H2 और निकल जाता है। तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने H2 के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है हाइड्रोजन का, तो आप कौन सा रिएक्शन यूज करोगे, कोल गैसिफिकेशन या फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो उसमें फिर CO2 निकलेगा उसको तो हम लोग स्क्रबिंग से हटा देंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, तो ये हटा दी। ये आपको याद करना, क्या रखना है कि यहाँ कैटलिस्ट जो यूज हुआ था कोल गैसिफिकेशन में, वो है आयरन क्रोमेट। ये याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो क्या पता पूछ ले। और स्क्रबिंग में सोडियम आर्सेनाइड यूज किया था, ये भी याद रख सकते हो, लेकिन ये सब सेकेंडरी, पहले बाकी चीजें जो बताई मैंने उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि अभी जो प्रेजेंटली जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं 77% आपके कहाँ से आ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल से आ रहे हैं, ठीक है। वो लाइन मैंने यहाँ भी लिखी हुई, कहीं मेरे को क्वेश्चन मिला था कि इंडस्ट्रियली कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, तो आपका ऑप्शन में था कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस रिएक्शन, तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, तो यार मैंने लिख लिया यहाँ पे कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से आपके इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, किससे, पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। ये देख लिया आपने। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है, ये सब आपको याद नहीं रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछा जाता है। लाइटर होता है, आपको पता है सबसे लाइट है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं यहाँ पे। पानी में इनसॉल्युबल है, याद रख लिया, ठीक है। कंबस्टिबल है, तभी आपका वो पॉप पॉप साउंड करता था बाद में, और कलरलेस है, दिखता नहीं, ये सब चीजें तो आसान है, सब हटा दो। उसके बाद क्या है, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या रखना है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी है, वो एक हाईएस्ट होती है किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आराम से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये कैसे, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी का रिलेटिवली इनर्ट होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एसोसिएशन रीजन में कि बताओ कि डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलेटिवली इनर्ट क्यों होती है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसके जो सिंगल सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे आपको समझ में, ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे बोला है कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा था, तो उसको अगर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन निकालना है एक मॉलिक्यूल से, तो आपको क्या करना होगा, उसको हाई टेम्परेचर देना होगा या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब याद कर लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता रहेगा आपको, ये नॉर्मल याद रहेगा ऐसे। यहाँ पे करना है वो ये है कि हाइड्रोजन अपने रिएक्शन को कैसे अकॉम्प्लिश करता है, तो 3 तरीके से करता है। एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल्स की तरह, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स की तरह, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा समझ में, ये तो 3 चीजें इसके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, अब यहाँ देखो बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए, तो सारे याद करने के नहीं, बिल्कुल याद नहीं करने। आपको रिएक्शन विद हेलोजेंस में जो दिख रहा है, आपको बस ये याद रखना है कि फ्लोरीन ऐसा हेलोजन है जिसके साथ हाइड्रोजन डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ डाइहाइड्रोजन इनमें से किसके साथ डार्क में भी रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको बोलना है फ्लोरीन। अच्छा, बाकी ये याद नहीं करना है आपको, ये भी याद नहीं करना है, ये सारे आसान चीजें ये नहीं पूछेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स भी याद नहीं करना है। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल्स में आपको ये सेकंड रिएक्शन याद रखनी है। क्या है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन ये है कि अगर आप डाइहाइड्रोजन को किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपको क्या दे देता है, वो मेटल देता है और वाटर देता है। अब ये मैंने क्यों कह रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, और अगर इंटेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। वहां पे ये क्वेश्चन है, देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ डाइहाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया गया, तो क्या मिला, मेटल मिला, कॉपर और वाटर मिल गया। आया समझ में।
तो ये यहाँ पे चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल तो आपको पता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में हम लोग क्या करते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा। इससे आपको क्या मिलता है, एडिबल फैट्स मिलते हैं, जैसे कि मार्गरीन या फिर वनस्पति घी। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, क्योंकि अभी तक इससे कोई भी क्वेश्चन दिखा नहीं मेरे को, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसको कर लेना याद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर सकते हो उसको। इसमें बोल क्या रहा है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, तो ओलिफिन्स ले रहे हैं ये देखो ओलिफिन्स लिया इन्होंने और हाइड्रोफॉर्माइलेशन किया, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। हाइड्रोफॉर्माइलेशन करना मतलब क्या है कि H2+ CO के साथ रिएक्ट करना। अगर ध्यान से देखो तो H2+ CO क्या है, वाटर गैस है, तो ये वाटर गैस को रिएक्ट करवा दें ओलिफिन्स के साथ, तो आपका क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। और एल्डिहाइड को आप फर्दर जब रिएक्ट कराओगे डाइहाइड्रोजन के साथ, मतलब उसको रिड्यूस करवाओगे, तो आपको अल्कोहल दे देगा। तो ये आपको एक जनरल याद रखना है कि आया समझ में, मैंने बता दिया कैसे। अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं किसी भी तरह, तो आप ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि H2+ CO वाटर गैस है, क्या पता वो H2+CO अलग ना देख के वाटर गैस सीधे बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो वही चीज है। अच्छा चलो, फिर ये सिंटेक्स को देख लो, यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, HCl अगर के साथ रिएक्ट होगा तो एक ऐसा मॉलिक्यूल, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। NaH जो है वो कैसा आयनिक है, और ये तो मैंने बता ही दिया। ये कैसे पहचानना है कोवलेंट, कोवलेंट पहचान लो, अगर दोनों नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो कोवलेंट होगा। एक मेटल एक नॉन मेटल तो आयनिक होगा, और ये तो आपने बता ही दिया। अब देखो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, देखो तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा यूज नहीं करना है, आपको एक याद रखना है कि जो लार्जेस्ट सिंगल यूज है डाइहाइड्रोजन का वो है एमोनिया के प्रोडक्शन में, ठीक है, एक ये चीज याद रख लिया आपने। दूसरी चीज ये, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था कि वाटर गैस किस में यूज होता था, उसको वाटर गैस को हम लोग सिंगेस क्यों बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो उसको हम लोग यूज कर रहे थे मिथेनॉल या फिर दूसरे हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरी रिएक्शन को इन्होंने फिर से लिख दिया है, तो यहाँ पे आप एक ध्यान से चीज देख सकते हो कि देखो CO+H2 वाटर गैस है, क्या बन रहा है यहाँ पे, मिथेनॉल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे कैटलिस्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट कैटलिस्ट, इसके बारे में कहीं बात नहीं एनसीईआरटी में, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता कि कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है इस वाले रिएक्शन में, कि वो जिससे हम लोग वाटर गैस से मिथेनॉल बनाते हैं, तो ये है कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है, बाकी आप स्किप मार सकते हो। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो कि एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइंड यूज कहाँ यूज होते हैं, कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेस में, ठीक है, तो ये आपको पता है कि हाँ ये जनरल चीज है, इसको उतना ध्यान नहीं देना है। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस बाय, ठीक है, तो कितने कितने टक्का टेम्परेचर बना देते हैं अपने रिकम्बाइन करके, तो 4000 केल्विन का करते हैं, आपको बस इसमें ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रख लो। मेरे को लगता है बाकी इसमें कुछ और पूछेंगे, इसमें बस याद रखना है कि आप जब ये आप करते क्या, उसको डिसोसिएट करते हो, जब वो रिकम्बाइन करता है तो कितना का टेम्परेचर देता है, तो 4000 केल्विन का टेम्परेचर ये आपको पहुंचा देता है, जिसके कारण आप वेल्डिंग वगैरह कर पाते हो, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं हम लोग स्पेस रिसर्च में, तो ये तो आपको पता होगा, नासा वगैरह के प्रोग्राम में देखा होगा आपने कि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, फ्यूल सेल पढ़ा होगा अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे उसी टाइप की चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इस साल भी क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस पे एकदम आपको ध्यान देना है, इसको बार बार रिवाइज करना, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको आपको ज्यादा रिवाइज करना है बाकी के मुकाबले, ठीक है। अच्छा, डाइहाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस, एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि डाइहाइड्रोजन इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑप्शन में नोबल गैसेस दिखेंगे, टिक कर देना, ठीक है। अच्छा, कमर्स, ठीक है, ये चीज दिख गई आपको। दूसरी चीज क्या है, हाइड्राइड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया तीन टाइप में, आयनिक जिसको सलाइन सॉल्ट लाइक बोलते हैं, या फिर हम लोग स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, कोवलेंट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, या फिर आप थर्ड करते हो मेटलिक या फिर नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। तो पहले तो एक नाम आ गया आपका, इन नामों को आपको याद रखना है, फिर हम लोग एक एक के बारे में बात करें, तो आयनिक या फिर सलाइन हाइड्राइड्स में कौन फॉर्म करते हैं इसको मेजरली, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो आपको डायरेक्ट एस ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं देके आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा जो है आयनिक हैलाइड्स फॉर्म करेगा, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दे देंगे वो, ऐसा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अच्छा, हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन वन, तो अभी इनका नाम तो आयनिक है, लेकिन इनमें क्या होता है कि कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कौन ज्यादा दिखाता है ऐसा, तो आपको याद रखना है कि लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है ये मेजरली आपके कोवेलेंट कैरेक्टर्स दिखाते हैं। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो BeH2 और MgH2 है वो पॉलीमेरिक भी होते हैं नेचर, तो ये की दो चीज आपको यहाँ पे दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कैसे होता है, तो नॉन वोलेटाइल होता है, तो ये आपको याद रखना है कि आयनिक चीज नॉन वोलेटाइल होती है। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है कि जब इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, डाइहाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं एनोड पे। ये क्या कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है कि अगर देखो कोई आयनिक चीज है, मतलब एक मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, मतलब H नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, मेटल प्लस के फॉर्म में, तो H कहाँ निकलेगा, एनोड पे निकलेगा, क्योंकि वहीं पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव से निकल के H बनेगा, राइट। तो यही यहाँ ये प्रूव कर रहा है कि जो आपका ये जो हो रहा है कि हाइड्रोजन एनोड पे निकल रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि आपका हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, H नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब वो आयनिक मॉलिक्यूल में है, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ इसको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है स्टेटमेंट या एसर्शन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन याद करो क्योंकि मैंने यहाँ देखा इससे क्वेश्चन बने हैं कि सोडियम हाइड्राइड प्लस H2 गिव्स NaOH प्लस H2, ये रिएक्शन याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्राइड नो फ्री आयंस, NaH मोल्टन फ्री आयंस। अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, या आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, कोई अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो वो सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस उसमें नहीं होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में उसमें बहुत ज्यादा फ्री आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी है कि मोल्टन स्टेट में आयनिक सॉलिड होगा तभी उसमें फ्री आयंस होंगे, तभी वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, उसके बाद देखो लिथियम हाइड्राइड इज रेड, यहाँ पे आपको चीज याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आसान चीज है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको बस याद रखना है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और लिथियम बोरोन हाइड्राइड है, ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है, बस इतना याद रखो, बाकी इसमें क्वेश्चन जल्दी आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम हाइड्राइड्स को हम लोग यूज करते हैं, या पूछ सकते हैं कि कौन से हाइड्राइड को हम लोग यूज करते हैं दूसरे यूजफुल हाइड्राइड को बनाने के लिए, तो बोलोगे लिथियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पे O2 और Cl2 के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, दूसरा हाइड्राइड जो था वो था कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो वहाँ एस ब्लॉक बनाता था, इसको कौन बनाता है, पी ब्लॉक, ठीक है, ये वहाँ नॉन वोलेटाइल थे, यहाँ पे वोलेटाइल है। अच्छा, इनको हम लोग ने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आपका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है एक तो, ठीक है, डाइबोरिन B2H6, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। किस ग्रुप का है, कौन से ग्रुप दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ग्रुप 13 दिखाएगा। देखो ग्रुप 14 प्रिसाइज होता है, ग्रुप 13 उससे पहले वाला आपके डेफिशिएंट होता है, और ग्रुप 14 के आगे वाला मतलब ग्रुप 15 जो है वो आपके या उसके आगे जितने भी 15, 16, 17 ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है बस। अच्छा, और ये कैसे होते हैं, तो क्योंकि इनमें आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लिविस एसिड्स है, ठीक है, सिंपल चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से, ग्रुप 14 वाले बनाते हैं, जैसा अभी बताया मैंने, तो CH वाले कार्बन वाला जो ग्रुप होगा उसमें आ जाएगा, तो CH4 यहाँ दिया हुआ एग्जांपल। फिर इलेक्ट्रॉन रिच में 15 से 17 जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ लोन पेयर मिलता है। अब यहाँ देखो दो चीज इंपॉर्टेंट थी, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट एज अ लोन पेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोन पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब देखो क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि NH3 में एक लोन पेयर होता है, H2O में दो लोन पेयर होता है, और HF में तीन लोन पेयर होते हैं, और तीनों क्या है, रिच हाइड्राइड से, आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड से। अब वो जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था वो लिविस एसिड था, ये आपका लिविस बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, हाँ, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन, अब जो आपके इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कौन दिखाता है, तो बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों दिखाता है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास, के ऊपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों दिखाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन रिच, इनके ऊपर आपके लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है, ये चीज देख लिया आपने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं कि जो NH3 है, H2 और HF है, अभी आपने देखा ये तीनों क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, तो ये अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में बाकी जो हाइड्राइड्स होंगे उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाएंगे, बस आपको इसमें ये ध्यान देना है। तो ये इस क्वेश्चन यहाँ इस इंडेक्स से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। बाकी ये अलग अलग जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं मेटलिक या फिर नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के बारे में। तो यहाँ पे काफी बारीकी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो क्या है कि पहले चीज कि ये कौन दिखाते हैं, तो DN F ब्लॉक दिखाते हैं, वहां देख के आए थे S ब्लॉक और P ब्लॉक, यहाँ देख रहे हो कि DN F ब्लॉक क्या दिखाते हैं, मेटलिक या फिर नॉन स्टोशियोमेट्रिक दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि नहीं दिखाएंगे, कौन से ग्रुप है, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ठीक है। ग्रुप 6 दिखाता है, लेकिन बस एक दिखाता है ग्रुप 6 में, क्रोमियम हाइड्राइड, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप 6 में कौन सा ऐसा है वो है जो कि हाइड्राइड बनाता है, तो क्रोमियम है। कैसा हाइड्राइड बनाता है, क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स will form a non stoichiometric hydride, ऑप्शन ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, तो ग्रुप 6, ठीक है, वो भी बस एक। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि जो इनके पेरेंट मेटल होते हैं, मेटल जो है वो तो आपका अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही, लेकिन अगर वो हाइड्राइड है तो हाइड्राइड में क्योंकि एक नॉन मेटलिक टाइप हाइड्रोजन आ गया है तो उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी ये अपने पेरेंट मेटल जितना एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद है ये क्या है, इनको नॉन स्टोशियोमेट्रिक ये बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं, ये हाइड्रोजन में डेफिशिएंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद ये कैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। तो ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर आपके क्या कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये सब हटा दो।
सल्फाइडाइड्स ये सब हटा दो, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया था, बाद में समझ आया कि इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद आप क्या देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ये ध्यान रखना है कि देखो जो ट्रांजिशन मेटल्स, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर एक्वायर करके रख सके। कुछ ऐसे मेटल्स जिनका नाम, जो ये कर सकते हैं, वो कैसे हैं, उनका नाम है पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके अपने एब्जॉर्प्शन सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं ये करके। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको यूज करते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से मेटल को यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, पैलेडियम होगा अगर एक, तो उसको टिक कर देना, प्लेटिनम होगा तो उसको टिक कर देना, हो गया काम खत्म आपका। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आपका फॉस्फोरस है वो PH3 बना सकता है लेकिन PH5 नहीं बना सकता, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, यहाँ पे दिया हुआ है, दो चीज दिए हुए, तो ये रीजन पूछ सकते हैं वाई। अब एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि फॉस्फोरस क्या नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, या फिर क्या बनाएगा, तो फिर सिर्फ PH3 बनाता है, बाकी ये नहीं बनाता है। दूसरी चीज क्या आ सकती है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि वो PH5 क्यों नहीं बना सकता है। तो जो दो इसके आंसर है, वो एक ये है डेल्टा एच है, मतलब कि जो इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है हाइड्रोजन की वो काफी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ये फेवर नहीं करते हैं PH5 को बनाने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और कमेंट करके पक्का बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट अगर हो सकती है तो वो बताओ। ठीक है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं कर लूँ। ठीक है, और जो कह रहे थे लोग सबटाइटल्स के लिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई है जो मेरे लिए सबटाइटल्स लिख के दे सकता है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।